वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अलन खान। आज हम एक नई वीडियो बनाने लगे हैं और इस वीडियो का मकसद बनाने का ये है कि आप लोगों को हर वो इन्फॉर्मेटिव और इन्फॉर्मेशन के थ्रू आपको ऐसी वीडियोस मिले जिससे आपको फ़ायदा हो। तो दोस्तों, आज हमारा जो है वो मौजू है, जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने लगे हैं वो है सुपर पावर। यानी ऐसा कौन सा जो मुल्क है जिसके पास सबसे ज़्यादा पावर है और उसको इसी पावर की वजह से सुपर पावर कहा जाता है। कौन सा वो मुल्क है जिसने सबसे ज़्यादा ओलंपिक के मेडल जीते। कौन सा वो मुल्क है जिसकी ज़्यादा फ़िल्में जो है वो मशहूर है, यानी जिसकी जो है वो मूवीज़ सबसे ज़्यादा देखी जाती है। कौन सा वो मुल्क है जिसकी जीडीपी सबसे ज़्यादा है, यानी ऐसा मुल्क जिसकी जीडीपी 20 ट्रिलियन है। तो जवाब है अमेरिका, अमेरिका, अमेरिका। दोस्तों, इस मौजू को हम इतना ब्रीफली जो है वो पढ़ेंगे, देखेंगे कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसकी बिना के ऊपर जो है वो अमेरिका एक सुपर पावर जो है स्टेट बना। और आज भी यानी देखा जाए तो ये आज भी अपनी सुपर पावर का लोहा मनवा रहा है दूसरे मुल्कों के ऊपर। दोस्तों, क्रिस्टोफर कोलंबस एक ऐसा जो था वो ऐसे कह लें एक ऐसा इंसान था, क्रिस्टोफर कोलंबस, जो कि दुनिया के सफ़र पे निकला था। इसने डिस्कवर किया था कैरिबियन आइलैंड के ऊपर, जो कि यूरोपियंस के करीब, जो कि यूरोपियन के अंदर नियर होते हैं, अमेरिका के, नॉर्थ अमेरिका के करीब थे। यानी इसने कैरिबियन आइलैंड जो है वो फाइंड किए थे नॉर्थ अमेरिका के ऊपर, जिसमें इसने बताया था कि रेड इंडियंस जो थे उन्होंने अपनी कॉलोनाइजेशंस बनाई थी यूरोपियंस के थ्रू इन अमेरिका के अंदर, जो बाद में नेटिव अमेरिका कहलाए थे। अब इसका मकसद क्या था कि साउथ अमेरिका जो है वो कॉलोनाइज बना रहा था किसके थ्रू, स्पेन के थ्रू। यानी वो बनाना, उसका मकसद ये था कि एक लैटिन अमेरिका बने। उसमें इसका मकसद यही था कि जितनी भी इस मुल्क के अंदर कंट्रीज़ थी वो ज़्यादा से ज़्यादा स्पेनिश जो है वो लैंग्वेज स्पोकन करती थी, यानी वो बोलते, उनकी ज़्यादा लैंग्वेज क्या थी, स्पेनिश थी। बाद में ब्रिटिश ने ब्रिटेन जो ने उन्होंने इन्होंने अपनी जो फर्स्ट कॉलोनी एस्टेब्लिश की थी अमेरिका के अंदर, वो 1600 सेंचुरीज़ के अंदर की थी, जिसके अंदर फ्रांस जो है वो फ्रांस था और ब्रिटेन था। इन्होंने अपनी जो है स्टार्टिंग में इन्होंने अपनी कॉलोनी बनाई थी। बाद में ये तीन मुल्क जाके वो सुपर पावर बने थे, जिसके अंदर फ्रांस था, ब्रिटेन था, स्पेन था। ये सुपर पावर जो है वो कंट्रीज़ कहलाई जाती थी। जैसे ही नेटिव इंडियन, जिसको मैं पीछे पढ़ के आए कि रेड इंडियंस, बाद में अमेरिका के अंदर उनको नेटिव अमेरिका कहा जाता था। तो हुआ ऐसे कि नेटिव अमेरिका की जो पॉपुलेशन थी वो आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस होकर 80 से 90% रिड्यूस हो गई। यानी ऐसे कह लें कि उनकी जो आबादी थी वो कम होना शुरू हो गई थी। इनका बिग रीज़न क्या था कि यूरोपियन जो थे वो ईस्ट, यानी यूरोपियन जो कॉलोनीज थी, जो कि अमेरिका में इन्होंने जो डिजीज़ लाकर इनकी जो आबादी थी उसको रिड्यूस कर दिया। वो अपने साथ मुख्तलिफ़ बीमारियों को साथ लेकर आए थे, जिसमें स्मॉल पॉक्स और इन्फ्लुएंसिस जैसी बीमारियां अपने साथ लेकर आए थे, जो कि एक बड़ा रीज़न बताया जाता है। 4 जुलाई 1776 के अंदर अमेरिका ने डिक्लेयर किया कि वो ब्रिटिश से अपनी इंडिपेंडेंस चाहता है। यानी वो बरतानिया से, ऐसे कहें, या ब्रिटिश से वो इंडिपेंडेंस चाहता है। 18 से लेकर 1900 के बीच में ये जो 2 साल थे, इसके अंदर सिर्फ 2 ही जो ताकत थी, यानी सुपर पावर कहलाती थी। एक तो इंडिया थी और दूसरा था चाइना, क्योंकि इकोनॉमी जो थी इन दोनों मुल्कों के इर्द गिर्द ही रिवॉल्व करती थी, क्योंकि इन दोनों मुल्कों के दरमियान ही जो इकोनॉमी थी वो डिपेंड करती थी, और इन्हीं के बीच में ही इकोनॉमी की जो एक चेन कह लूँ कि वो घूमती थी। तब उस वक्त जो था सुपर पावर जो कि इस वक्त है यूएसए, यानी अमेरिका के पास इतनी वो इकोनॉमी नहीं थी, लेकिन बाद में इन्होंने अपनी इकोनॉमी को मजबूत किया। फिर अमेरिका के अंदर फ्लोरिडा, ओहियो और इलिनॉइस जैसे कंट्रीज़ भी आस्ते आस्ते इस जो है स्टेट के साथ जुड़ना शुरू हो गए थे। 1836 के अंदर टेक्सास जैसी स्टेट भी फ्रीडम मांगने लगी थी मेक्सिको से। यानी वो एक टेक्सास जो स्टेट थी वो चाहती थी आज़ादी, किससे, मेक्सिको से।
अब 1806 यानी 1867 के अंदर अलास्का जैसी बड़ी बड़ी टेरिटरी जो कि थी, अमेरिका ने उसको भी को अपने जो है वो अमेरिका के साथ जुड़ना शुरू हो गई थी। यानी छोटी छोटी स्टेट्स जो थी वो भी आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका के साथ जुड़ने लगी, क्योंकि उसकी जीडीपी जो थी सबसे ज़्यादा थी और ये मुल्क सबसे बड़ा भी था, और वो मुल्क अपना अमेरिका चाहता था कि उसकी टेरिटरी को बढ़ाया जाए। और ऐसे कह लें कि अलास्का को अमेरिका ने रशिया से ख़रीद लिया था 7.2 मिलियन की रकम से। बाद में हवाई जैसी स्टेट भी जो कि इस वक्त मिडल जो स्टेट थी यानी पैसिफिक ओशियन के पास मिडल थी, वो भी जो है अमेरिका ने इसको एनेक्स कर लिया था, कब्ज़े में कर लिया था। 1898 के अंदर यूएसए जो था वो ओवरथ्रू कर रहा था हवाई किंगडम ऑफ हवाई, यानी इसको ओवरथ्रू कर लिया था, इसको कब्ज़े में कर लिया था। 1898 में यूएसए ने जो हवाई जैसी स्टेट थी उसको भी ओवरथ्रू कर दिया था, यानी कब्ज़े में कर लिया था। उसके अलावा प्यूर्टो रिको और गुआम, फिलीपींस जैसी भी कंट्रीज़ जो है यूएसए ने 1898 के अंदर भी एनेक्स कर ली थी, यानी कब्ज़े अंदर कर ली थी। यानी इन 50 सालों के अंदर जो सबसे बड़ी वार जो लगी थी, जिसको हम यूँ कह लें कि वर्ल्ड वार, जो बड़ी वर्ल्ड वार जिसके अंदर अमेरिका ने जो है वो बड़े तादाद के अंदर जो असलाह था वो बेचना शुरू कर दिया, जिससे क्या था कि अमेरिका की जो इकोनॉमी थी वो मज़बूत हो रही थी। इसने सबसे ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हथियार बेचे मुख्तलिफ, जिसमें फ़्रांस, इटली और जर्मनी जैसे ममालिक थे जो कि वर्ल्ड वार का हिस्सा बने, तो उनको इसने बड़ी तादाद के अंदर जो है वो असला बेचा, जिसकी बिना पर उसकी जो जीडीपी, अगर हम इसका ग्रास देखेंगे जो है वो देखेंगे कि इसके अंदर जो है सबसे ज़्यादा जो इकोनॉमी है वो इस वक्त जो है वो अमेरिका की थी, जो जिसकी अमेरिका चाहता था कि वो अपनी टेरिटरी को मजबूत करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करे इकोनॉमी के ऊपर। ये ज़्यादा से ज़्यादा जो इसने, अब अगर हम इसकी बात करें कि अमेरिका सुपर पावर क्यों बना, इसने जो है वो 50 सालों के अंदर मुख्तलिफ़ ममालिक को, वर्ल्ड वार जब स्टार्ट हुई थी तब इसने ममालिक को असला भेजना शुरू कर दिया था, तो उससे भी इसको काफ़ी अच्छी खासी रकम मिल गई थी। और दूसरा ये कि इसने अपनी जीडीपी और पॉलिटिक्स के थ्रू भी अपनी जो है वो जो जीडीपी को मजबूत किया, और ये इनोवेट करता था ऐसे टैलेंटेड पीपल्स को जो कि जिनके पास टैलेंट होता था। तो यानी ये भी एक वजह रही थी कि चाइना जो अमेरिका था वो अपनी जो सुपर पावर को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए मज़ीद इसने आगे इक़दामात उठाए थे। इसको हम ब्रीफली चेक करेंगे तो देखेंगे कि ये भी देखेंगे कि इसके अंदर मुख्तलिफ जो ऑर्गेनाइजेशन थी उन्होंने जन्म लिया था। अमेरिका ने अपनी मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस को भी मजबूत किया, जैसे इसके अंदर IMF आता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड आता है, और यूनाइटेड नेशन जैसी जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो भी इस्टेब्लिश की गई थी। इसके अलावा GATT ये भी एक जनरल एग्रीमेंट टैरिफ एंड ट्रेड था, जिस ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका मकसद था कि हम जितना ज़्यादा हो सके इकोनॉमिक को ग्रोथ करें और बूस्ट करें इकोनॉमिक को और प्रमोट करना इनका मकसद था। अब 1947 के अंदर 23 कंट्रीज़ जो कि अमेरिका के साथ इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ शामिल हुई, जिसका मकसद था कि हम इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करवाएं और प्रमोट करें ग्लोबलाइजेशन को। पहले ये होता था कि ये नेशनलाइजेशंस को प्रमोट करते, लेकिन अब इन्होंने चूँकि देखा कि इकोनॉमी को मजबूत करना है तो हम ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करेंगे। 1995 में बाद में इन्होंने एक और ऑर्गेनाइजेशन को इंट्रोड्यूस करवाया अमेरिका ने, जिसका नाम था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका भी मकसद यही था कि दुनिया की जितने भी ट्रेड है उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए। और 1950 के बाद अमेरिका और सोवियत यूनियन 1950 के बाद अमेरिका और सोवियत यूनियन सिर्फ ये दो मुल्क थे जो कि एक सुपर पावर के तहत इस दुनिया के अंदर जो है वो बने थे। कोल्ड वार की अगर बात करूं, कोल्ड वार के दरमियान अमेरिका जो कोल्ड वार लगी थी अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान, ये एक ऐसी वॉर नहीं थी, ये एक आइडियोलॉजिकल वॉर थी जिसका मकसद था, यानी अमेरिका और सोवियत यूनियन के बिना पे लगी थी, जो कि कम्युनिज़म और कैपिटलिज़म के बीच में लगी थी। यानी सोवियत यूनियन थी वो कैपिटलिज़म को सपोर्ट करती थी और अमेरिका था वो कम्युनिज़म को लगाता है। बाद में इसको प्रोक्सी वार कहा गया, यानी ये प्रोक्सी वॉर ऐसे थी कि ये जो जंग थी कोल्ड वार, ये अमेरिका और सोवियत यूनियन इतने चालाक थे कि वो अपने मुल्क के अंदर रहकर जंग नहीं करते, ये दूसरे मुल्कों के अंदर घुसकर दूसरे मुल्कों की ज़मीन जो इस्तेमाल करके वो जंग करते थे। 1964 के अंदर
बोलिवियन कोप के अंदर ची गोरेविया जो एक एजेंट था जिसको जो है इंट्रोड्यूस करवाया था CIA ने। यानी इनका जो मकसद था, अब एक और भी यहाँ पे बात करता चलूँ कि ऑपरेशन साइक्लोन ये भी एक ऐसा ऑपरेशन था जिसके अंदर तालिबान मिलिटेंट इन अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान मिलिटेंट्स को ये बड़ी फंडिंग करता था अमेरिका। यानी ये ऐसे था कि दूसरों को पैसे देकर ख़रीदता था अमेरिका, और जाहिर सी बात है छोटी छोटी जो यूनियन थी वो जो है वो बिक जाती थी। अच्छा, इनका मकसद था तालिबान को पैसे देकर अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान को जो अमेरिका ने पैसे दिए थे वो इसलिए दिए थे ताकि सोवियत यूनियन के इन्फ्लुएंस को रोका जाए, और टेररिस्ट ग्रुप की यहीं से ही स्टार्टिंग हो गई थी। जो ये जो टेरर यानी जो जो दहशतगर्द का ग्रुप कह लें तो उनकी भी जो स्टार्टिंग शुरुआत हुई थी वो भी यहीं से ही हुई थी, जिसके अंदर यही कहानी दूसरे ममालिक के अंदर सुनने में जो है वो दिखाई देती है, जिसमें ब्राज़ील, चिली था, अर्जेंटीना, ईरान, कांगो, डोमिनिकन रिपब्लिक थी। यानी अब ऐसे कह लें ये भी जो मुख्तलिफ ममालिक थे इसके अंदर भी जो ये जो स्टार्टिंग टेररिस्ट जो ग्रुप था स्टार्ट था, इन ममालिक के अंदर भी ये कहानी स्टार्ट हो चुकी थी कि हमारे मुल्कों के अंदर भी यही जो सिस्टम चल रहा है जो कि अमेरिका ने ये चलाया हुआ था। अब देखेंगे कि 800 से ज़्यादा मिलिट्री बेस है अमेरिका के अंदर, 20 कंट्रीज़ की जगह देखे गए हैं। अमेरिका के अंदर 800 मिलिट्री बेस है, यानी इसी वजह से तो अमेरिका की जो मिलिट्री है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है। अमेरिका चाहता ही है कि वो अपनी मिलिट्री को जितना ज़्यादा मजबूत करेगा उतना ज़्यादा ही ये दूसरे मुल्कों को एनेक्स करेगा, कब्ज़ा करेगा, और जितने मुल्क बड़ा होगा उतनी GDP ज़्यादा निकलेगी। अब यही हाल देखा गया कि अमेरिका की अंदर 20 से यानी 95 या 85 कह लें या 75% ऐसे लोग हैं जिनके पास खुद के घर नहीं है। क्यों? क्योंकि अमेरिका के अंदर डॉलर्स इतने महंगे है, उसकी GDP अगर देखा जाए तो इतनी महंगी है, उसके अंदर इतना यानी महंगाई है कि लोगों के पास अपने घर नहीं है, वो किराए पे लेते हैं। और यही वजह एक और देखी गई कि कॉलेज वहाँ पे जो लोग पढ़ते हैं, जो तलबा पढ़ते हैं, स्टूडेंट पढ़ते हैं, उनके वो इतने कर्ज में डूबे हुए हैं कि वहाँ के कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ की इतनी भारी भरकम फ़ीस होती है। यानी ऐसे कहने कि अमेरिका के अंदर बहुत महंगाई है, लेकिन ये जो है वो डॉलर्स की वजह से हुआ है। 1949 के अंदर नेटो अलायंस भी फाउंड किया गया था, यानी इसके अंदर नॉन अलायंस ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशंस की जो है वो फोकस किया गया था। इसका फोकस करने का मकसद ये था, यहाँ वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने ये फोकस किया, जैसे रोनाल्ड रीगन था, रिचर्ड निक्सन था, जॉर्ज बुश और डोनाल्ड ट्रंप जैसे प्रेसिडेंट थे, उन्होंने फोकस किया कि मिलिट्री को मजबूत बनाए। हालिया वहीं पर पीस के ऊपर यानी अमन के ऊपर भी कुछ प्रेसिडेंट थे, जैसे रोजवेल्ट, वुड्रो विल्सन, जिमी चार्टर, बाराक ओबामा जैसे प्रेसिडेंट थे, जिन्होंने जंग की बजाय अमन को जो है वो बेस्ट ऑप्शन करार दिया, जिसके अंदर वुड्रो विल्सन ने एक लीग ऑफ नेशंस की शुरुआत की। यहीं से उन्होंने बताया कि सिर्फ जंग करके ही जो है वो इसकी बिना पर मुल्क को जीतना सिर्फ काफ़ी नहीं है, अमन भी पीस भी फैलाना है हमें। और ये भी देखना होगा कि हम किस तरीके से जो है वो अमेरिका के अंदर सिर्फ एक ही चीज़ को फोकस किया जाता था, वो इकोनॉमिकली, यानी वो इकोनॉमिकली अपने आप को इतना बूस्ट कर रहा था, इतना अमीर होने की कोशिश कर रहा था, इतने मुल्कों के ऊपर कब्ज़ा करके उनको टेरिटरी करके अपने एनेक्स के अंदर शामिल करना चाह रहा था, कब्ज़ा करके अपने मुल्क के अंदर शामिल करना चाह रहा था, यानी वो इकोनॉमिकली सपोर्ट कर रहा था। और एक आम आदमी को उसने कोई सपोर्ट नहीं दी, जैसे दूसरे ममालिक के वो आम आदमी को सपोर्ट करते हैं ताकि उसकी जो लाइफ स्टाइल है वो बेस्ट हो सके, लेकिन अमेरिका ने ऐसा कुछ नहीं किया। तो यही वजह थी कि अमेरिका एक सुपर पावर बन के उभरा इस मुल्क के अंदर। और आज भी हम देखते हैं कि तमाम जितने भी ममालिक है वो घुटने टेक देते हैं IMF की तरफ से कि वो हमें जितना हो सके कर्ज़ दे, क्योंकि IMF को सबसे ज़्यादा जो कर्ज़ यानी वो सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट करता है वो अमेरिका की तरफ से उसको सपोर्ट मिलती है, तभी ही वो दूसरे मुल्कों को जो है वो कर्ज़ देता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरी ये बनाई हुई वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। इसी जैसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको ज़्यादा मिलती रहेगी, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।